जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ज्ञान आरबीएल ऐप पर। ठीक है, देखिए हम आपके लिए जो क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और ये आज हिंदी का अंतिम डेमो क्लास है, यानी 5th नंबर का अंतिम डेमो क्लास है। इसके बाद हिंदी की क्लासेस जो हैं वो आपके केवल और केवल ऐप पर ही चलेंगी। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता दूं कि अगर अभी भी आपने परचेस नहीं किया है तो जा करके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सफलता बैच है, आपको मात्र दोस्तों 249 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, कितने रुपए में? 249 रुपये में आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता बैच मिल जाएगा। इसके बाद एक बैच और है जो आप सभी के लिए पसंदीदा है। 52,699 पदों वाली जो वैकेंसी आ रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन की, तो इसके लिए हमने ड्रीम बैच लॉन्च किया है। तो ड्रीम बैच जा करके भी परचेस आप कर सकते हैं मात्र 399 रुपये में। आपको बता दें कि पहले 100 बच्चों के लिए 399 रुपये है, उसके बाद इसका भी 499 रुपये कर दिया जाएगा। कहाँ से मिलेगा? तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाना होगा और वहाँ से आप इसको ज्ञान आरबीएल देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पर जा करके ज्ञान आरबीएल करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पूर्वी हिंदी के बारे में देख लिया था। हमने बताया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हमने देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, किससे? पश्चिमी हिंदी से। पहली चीज पश्चिमी हिंदी के बारे में जानेंगे। आप देखिए, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? तो सौर सेनी अपभ्रंश से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौर सेनी अपभ्रंश से। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती? तो 5 बोलियां आती। देखिए, इन पांचों का भी विकास किससे ही होगा? सौर सेनी अपभ्रंश से। आपसे पूछ ले कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तब भी आप सौर सेनी ही बताएंगे, क्योंकि जब पश्चिमी हिंदी का हुआ है तो इनका, ये तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है, इनका तो ऑटोमेटिक वहीं से होगा। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? ब्रजभाषा। देखिए, वीडियो पूछा गया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है। ठीक है, ब्रजभाषा। कन्नौजी भी पूछा गया है, बुंदेली भी पूछा गया यूपीएसआई में, और हरियाणवी खड़ी बोली। देखिए, ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये 5 दोस्तों बोलियां हैं जो कि आपके किसके अंतर्गत आएंगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखते। देखिए, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां, देखिए, ताजुबक्की तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। ठीक है, अब आपको बता दें जो ये 5 बोलियां हैं, इनमें से 2 आकार बहुला है और 2 ओकार बहुला है। देखिए, आकार और ओकार बहुला क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें देखिए लास्ट में आ की मात्रा की प्रधानता हो। जैसे जाना हो गया, है ना, जाना हो गया, खाना हो गया। तो देखिए यहाँ पे खाना है, देखिए खाना शब्द में क्या है? लास्ट में बड़े आ की मात्रा, यानी आकार बहुला है। ठीक है, तो आकार बहुला कौन कौन सी है? हरियाणवी और खड़ी बोली, याद रखिएगा। और ओकार बहुला कौन सा होता है? ब्रजभाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया। देखिए, ओकार बहुला जैसे हमारो, है ना, हमारो कहते नहीं, हमारो। ठीक है, आपने कभी मुलायम सिंह जी का आपने भाषण देखा होगा, तो वो दोस्तों यहीं से है। ठीक है, वो ओकार बहुला, हमाओ लड़को, है ना, तो वो ज़्यादातर ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं लास्ट में, तो उसे ही हम बोलते हैं ओकार बहुला। क्या बोलते हैं? ओकार बहुला। क्यों? क्योंकि वहां पर ओ की मात्रा का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ओकार बहुला में कौन से होंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। देखिए, हरियाणवी, खड़ी बोली, देखिए दोनों लगभग एक ही जैसी होती है। ठीक है, आकार बहुला है और ओकार बहुला ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। चलिए अब देखते हैं ब्रजभाषा के बारे में। ब्रजभाषा के बारे में देखते हैं। पहली चीज ब्रजभाषा के बारे में, ब्रजभाषा का पुराना नाम क्या है? देखिए, ब्रज का पुराना नाम क्या होता है कि पशुओं या गायों का समूह। आपको पता है ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण जी गाय चराते थे ना, तो ब्रज का पुराना अर्थ क्या है? ब्रज, पशुओं या गायों का समूह। ठीक है, अब देखिए, ब्रज प्रदेश की भाषा को ही ब्रजभाषा कहते हैं। देखिए, ये ब्रज क्षेत्र बोले थे। ब्रज क्षेत्र कौन सा है आपका? तो आपको पता है मथुरा, वृंदावन, आगरा के आसपास का क्षेत्र क्या था? ब्रज क्षेत्र था। इसीलिए वहां पे जो भाषा बोली गई उसको हमने ब्रज भाषा कह दिया। ये ओकार बहुला हमने बताया है, यहाँ पर ओ की मात्रा ज्यादा होती। विकास किससे हुआ? तो सौर सेनी अपभ्रंश से, ये हमने बताया
पाया है कि सभी पश्चिमी भाषाओं का विकास सौर सेनी से ही हुआ है। अच्छा, एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि इसके साथ में भाषा लगा है, फिर भी मैं इसको बोली क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये साहित्यिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ब्रज बोली न कह करके ब्रज भाषा कहा था। देखिए, आपने देखा होगा सूरदास जी के बारे में, ठीक है, ब्रज भाषा के कवि, खतरनाक तरीके से ना, तो इसलिए दोस्तों इसका साहित्यिक दृष्टि से बहुत अधिक वर्णन किया गया, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई, जिसके कारण इसे ब्रज बोली न कह करके ब्रज भाषा कहा गया। ठीक है, और ब्रज भाषा के अन्य नाम भी है, जैसे अंतर्वेदी बोलते हैं, ब्रजी भी कहा गया, ब्रिज भी कहा गया, ब्रिजकी भी कहा गया, और मणि माधुरी, माथुरी और नाग भाषा भी कहा गया। इसके ब्रज भाषा के ये सारे उपनाम है। आपको बता दें कि ये गंगा यमुना के मध्य की होने के भाषा होने के कारण दोस्तों इसे जॉर्ज ग्रियर्सन को आप जानते हो, जिन्होंने सबसे पहले, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले साहित्य का विभाजन करने की कोशिश की थी ना, तो उन्होंने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा। क्यों कहा? क्योंकि कहा कि ये गंगा यमुना के मध्य की भाषा है, इसलिए इसको अंतर्वेदी कह दिया। ठीक है, अब इसकी कुछ उपबोलियां हैं। उपबोलियां जैसे जादोवादी, डागी, भुक्सा, है ना, भरतपुरी, कठेरिया और गांववारी, है ना, ढोलपुरी और सिकरवाड़ी। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि देखिए बंगाल में भक्ति काल के कवि चैतन्य महाप्रभु आदि के द्वारा प्रयोग में लाई गई ब्रजभाषा को ब्रजबुली कहते हैं। आपसे पूछेगा कि ब्रजबुली क्या है, तो आप बताइएगा कि बंगाल में जो ब्रजभाषा यूज की जाती है उसको हम ब्रजबुली कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये चैतन्य महाप्रभु इसके मतलब कि संस्थापक कह सकते हैं या फिर इसके प्रणेता कह सकते हैं ब्रजबुली के। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ब्रजबुली क्या है, तो बंगाल में भक्त कवि के कवियों द्वारा ना, भक्त काल के कवियों के द्वारा जो ब्रजभाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम ब्रजबुली कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा कि ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है, मतलब मेन फोकस किस राज्य से है, किस जिले से है, किस जगह से है, तो आप बताएंगे मथुरा, क्योंकि ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन ही था। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ कहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है, क्षेत्र क्या है इसका, तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, हाथरस हो गया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली। ठीक है, देखिए अब आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे और कोई भाषा बोले, तो देखिए थोड़ा बहुत प्रचार यहाँ तक भी रहता है। ठीक है, मथुरा, आगरा, वृंदावन दोस्तों ये तो इसके मेन गढ़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ तक भी ये भाषा प्रचलित है। ठीक, तो याद रखेंगे जिसमें मथुरा और आगरा, वृंदावन ये बहुत फेमस जगह है। ठीक है, जहाँ पर ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखिए साहित्य की बात कर लेना, तो साहित्य भक्ति काल के कृष्णाश्रयी साहित्य में दोस्तों अधिकतर ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया गया। मतलब अगर कृष्ण जी के बारे में किसी ने लिखा है भक्ति काल में, तो वो लिखा है किसमें, ब्रजभाषा में ही लिखा है, ब्रजभाषा में ही लिखा है। जैसे प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहली चीज पूछ लेगा सूर सागर किसकी रचना है, तो आप बताएंगे किसकी रचना है, सूरदास जी की। सूर सारावली किसकी रचना है, सूरदास जी की। साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास जी की। देखिए ये क्वेश्चन तो आम हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सूर सागर किस भाषा में लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, तो आप बताएंगे ब्रज भाषा में ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए यूपीएसआई में ये रचनाएं पूछी गई कि सूर सारावली किसकी है, साहित्य लहरी किसकी है, वैसे ये हर एग्जाम में पूछाते हैं, मगर मैंने यूपीएसआई क्यों टारगेट किया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेवल का है। ठीक है, यानी कि यूपी पुलिस से बड़ा लेवल का है। ठीक है, तो देखिए सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी, सभी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, वही मैं बात करूं तुलसीदास, देखिए तुलसीदास ने अवधि में भी लिखा है, अवधि वाली चीजें हम पढ़ चुके थे, जैसे रामचरित। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, मानस जी, है ना, तो वो चीजें श्री रामचरित मानस वो अवधि में लिखा गया। मगर दोस्तों जहां पे वली लगा मिल जाए, तो दोस्तों वली और विनय पत्रिका, देखिए कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा है, तो आप बताएंगे ब्रज भाषा में। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। चलिए रसखान की बात करते हैं, तो प्रेम वाटिका, प्रेम सुजान और रसखान रचनावली ये भी ब्रज भाषा में लिखा गया। और ये क्वेश्चन आपके अभी जो लेटेस्ट वीडियो एग्जाम हुआ ना 2023 में, अभी पूछ लिया गया कि रसखान रचनावली किस भाषा की है, तो दोस्तों ब्रज भाषा की। ठीक है, ये चीज आपको देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगले हैं बिहार सतसई। ठीक है, जो बिहारी दास जी द्वारा, आपको पता है इन्होंने अपने लाइफ में केवल एक ही ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई, और इससे ही दोस्तों ये पूरे जगत में छा गए।
ठीक है। तो याद रखेंगे बिहारी सतसई। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वो कौन से कवि जिन्होंने एक ही रचना में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में छा गए, तो बिहारी जी है ना। और इन्होंने गागर में सागर भरने की कोशिश की। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया बिहारी सतसई किसकी रचना। अब देखिए केशोदास, केशोदास की रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। दोस्तों रामचंद्रिका आपके एग्जाम यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। उसके अलावा घनानंद हो गए, सुजान सागर, सुजान हित, विरह लीला। और आपको बता दें घनानंद जो थे वो रीति काल के रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता कि कौन से कवि रीति काल के हैं, तो भैया घनानंद रीति काल के ही हैं। ठीक है, उसके अलावा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात कर ले तो इनकी रचनाएं बंदर सभा, वर्षा विनोद, होली, प्रेम माधुरी, दान लीला, दशरथ विलाप, गीत गोविंद आनंद। ठीक है, ये है। और आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम 2021 में भी पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ब्रज भाषा का प्रयोग अष्टछाप के समस्त कवि, आपको पता अष्टछाप में 8 कवि थे। ठीक है, जिसमें आपको पता है विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। ठीक है, आपको ये चीज पता होगा। ठीक है, और विट्ठलनाथ के पुत्र के भी 4 शिष्य थे। ठीक है, तो ये चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अष्टछाप के समस्त कवि रहीम, रसखान, बिहारी, देखिए बिहारी लिख लीजिएगा, देव, रत्नाकर, सत्यनारायण, कविरत्न, इन सभी ने दोस्तों ब्रजभाषा का प्रयोग बहुत ही जोर शोर से किया था। ठीक है, चलिए अब ब्रजभाषा की दोस्तों विशेषताएं क्या हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि इनमें तीनों सा, चाहे आपका ये वाला हो, चाहे मूर्धन्य वाला हो, चाहे ये दंत वाला हो, इनके सबकी जगह केवल यही लिखते हैं, सरौता वाला ही, यानी कि दंत वाला सा का ही यूज करते हैं। और री की जगह दोस्तों री का यूज करते हैं। ऋतिक लिखना ना, तो ऋतिक ऐसे नहीं लिखते दोस्तों। ठीक है, ऐसे लिख देते, ऐसे है ना, ऋतिक। ठीक है, आपको पता होगा इस तरीके से ना, अणा के स्थान पे ना मिलता, जैसे प्रवीण को प्रवीण कहते हैं। देखिए अवधी भाषा में ऐसा ही होता है कि अणा के स्थान पे ना का हम प्रयोग करते हैं, वहां भी ऐसे ही होता है। अब देखिए अणा की जगह दोस्तों रा का प्रयोग, जैसे कढ़ी की जगह करी कहते हैं। देखिए अणा की जगह क्या प्रयोग करते हैं, रा रथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कढ़ी को करी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कढ़ी को करी कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अकारांत संज्ञाओं के स्थान पर औकारांत का प्रयोग, जैसे हमारा की जगह हमाओ कर देंगे, जहां पे आ की मानता लगनी चाहिए वहां पे आओ की मानता लगाएंगे, उनका की जगह उनको, है ना। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको औकारांत ओकारांत बोली कहते हैं। ठीक है, ओकारांत कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ की जगह ओ का प्रयोग ज्यादा होता है। चलिए दूसरी भाषा है कन्नौजी। आपको बताते हैं कि इसका नाम कन्नौजी क्यों पड़ा, क्योंकि कान निकुंज यानी कन्नौज के आसपास में की वजह से इसका नाम कन्नौजी पड़ गया। ठीक है, कान निकुंज आपको पता है, कान निकुंज कन्नौज का पुराना नाम था, तो इसी के नाम पे इसका नाम कन्नौजी पड़ेगा। और इसका केंद्र कौन सा रहा, तो फर्रुखाबाद इसका प्रमुख केंद्र रहा। इसके अन्य नाम क्या है, तो पूर्वी ब्रज कहते हैं, कन्नौजिया कहते हैं, कन्नौजी, और पांचाली आपको पता है पंचाल राज्य था। ठीक है, यहीं पर आपको पता है फर्रुखाबाद में ही पांचाल नरेश थे, जो कि द्रौपदी जी के पिता थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पांचाली, समझ गए, ये इनके अन्य नाम है। उसके अलावा आपको बता दूं कि कन्नौज जनपद का पुराना नाम कन्नौज था। देखिए कन्नौज जनपद का पुराना नाम कन्नौज था, इसके आधार पर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पांचाली कहा। ठीक, कन्नौज का पुराना नाम, ठीक है, इसी आधार पर समझ लीजिएगा। और आपको बता दें यह भाषा ब्रज के अत्यधिक समीप है, जिस कारण धीरेन्द्र वर्मा ने इसे ब्रज की उपबोली यानी कि पूर्वी ब्रज भी कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो कन्नौजी भाषा है ब्रज की ही उपबोली है, इसे पूर्वी ब्रज भी कह सकते हैं। ये ओकार बहुला है, बता चुके हैं। और इसका विकास भी किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, जैसे भुक्सा, इटावी, है ना, बंगराही और शाहजहांपुरी, पीलीभीती, तिरहारी और पचुरुआ, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए इसका क्षेत्र जो पूछा जाएगा आपका कन्नौज, हरदोई। देखिए हरदोई पूछा गया था यूपीएसआई में कि हरदोई में कौन सी भाषा, तो कन्नौजी। ठीक है, पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, औरैया। और आप बता दें कि एक कमूल दास थे दोस्तों, उनके द्वारा एक लिखा गया रचना है क्या, अभिमन्यु वध, वो कन्नौजी में ही रचित है। याद रखेगा कमूल दास की रचना अभिमन्यु वध किसमें लिखा गया, तो कन्नौजी में ही लिखा गया। इसकी विशेषताएं बताते हैं, तो यह ओकारांत बहुला है, यानी कि आ की जगह ओ को, या छोटा की जगह छोटो, बड़ा की जगह बड़ो कहेंगे, आओ की जगह आओ कहेंगे, है ना, गया गयो, तुम्हाओ, चलो, है ना, तो ओ की मात्रा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको
ओकारांत कहते हैं। और ये लोग जा या की जगह जा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि युग को जुग बोलेंगे, यमुना को जमुना, यानी या की जगह जा का प्रयोग करते हैं। और वा के स्थान पे बा का प्रयोग, जैसे वकील को वकील बोलते हैं, वही खाता को बही खाता बोलते हैं, है ना। यानी कि वा की जगह क्या बोलते हैं, बा का प्रयोग करते हैं, कन्नौजी। ठीक है, चलिए ये चीज समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अब अगला आ गया बुंदेली। देखिए बुंदेली, बुंदेली नाम ही देख के आप बता देंगे कि बुंदेली राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, तथा यहाँ की बोली को बुंदेली या बुंदेलखंडी कहा गया। देखिए बुंदेली कह लो या बुंदेलखंडी कह लो, ठीक है। बुंदेलखंड की भाषा बुंदेलखंडी या बुंदेली। यह ओकार बहुला बोली है। आपको बता दें इस बोली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, क्योंकि सभी का सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ जितने भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, तो बुंदेलखंडी है। और आपको बता दें कहाँ कहाँ बोली जाती थी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आपको पता है कि बुंदेलखंड में एमपी और यूपी दोनों के जिले मिल करके बुंदेलखंड बनाते हैं, एमपी का भी और यूपी का भी। जैसे जालौन, हमीरपुर, झांसी, दतिया, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, मुरैना, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर, होशंगाबाद। दोस्तों यहाँ पर ये चीजें पूछी जाती है। अभी पूछा गया था आपसे कि दतिया में कौन सी भाषा बोली जाती है ना, कौन सी बोली, तो आप बताएंगे बुंदेलखंडी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्षेत्र है। अब इसकी उपबोली दोस्तों आपकी बनाफरी बहुत फेमस है। उपबोली में बनाफरी ये किसकी है, तो बुंदेलखंडी की यानी बुंदेली की एक उपभाषा है जिसका नाम है बनाफरी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई 2021 में। इसके अलावा पावरी हो गया, लोधांती होगा और निभट्टा हो गया, निभट्टा ना याद रखेगा। अब देखिए ये फेमस क्यों है, जो आपकी बनाफरी है, क्यों दोस्तों मैं आपको बता दूं हिंदी। अब देखिए हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध जगनिक, आपको पता है जगनिक की एक कथा है दोस्तों जिसको हम आल्हा कहते हैं। ये बुंदेली की उपभाषा बनाफरी में ही लिखा गया दोस्तों। ये बुंदेली की जो उपभाषा है, उपबोली है, ठीक है, उपबोली है ना। उपबोली कौन सी, बनाफरी, इसी में आल्हा लिखा गया, ठीक है। और आपको बता दें कि बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें कवि ईसुरी, देखिए कवि ईसुरी हैं जिनके द्वारा ईसुरी के फाग लिखे गए, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये भी बुंदेली में ही लिखे गए। इसके अलावा कि लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश की भी रचना की थी, तो इसलिए बुंदेली को याद रखेंगे। इसके अलावा बता दूं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बुंदेली भी कन्नौजी के समान ब्रज की ही भाषा है, यानी ब्रज की ही एक उपबोली है, क्योंकि ये भी ओकारांत बहुला ही है। ठीक है, अब देखिए विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पे प्यार सूचक के लिए दोस्तों प्रत्यय में या फिर वाह जोड़, जैसे बेटी को बिटिया बोलते हैं और बेटा को बिटवा बोलते हैं ना, तो या और वह प्यार में जोड़ देते हैं। और आपको बता दें कि सर्वनाम रूपों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में रो की जगह दोस्तों रो के स्थान पे ओ का प्रयोग करते हैं, कि तुम्हारा जगह तुम्हाओ, तुम्हारो, है ना, और हमारा जगह हमारो, ओ की पाई लगाते हैं। आ ओ की जगह देखिए आ की जगह ओ की पाई लगाते हैं ना, रो या फिर ओ का इस्तेमाल करते हैं। और आ की जगह ई का प्रयोग करते हैं दोस्तों ये लोग, आ की जगह ई का, जैसे बराबर का बरोबर, है ना, बरोबर, तो इस चीज देखिएगा ना। जैसे अड़ा की जगह रा का प्रयोग, जैसे पढ़ो को परो कहते हैं, है ना, पढ़ो को परो, ठीक है। और बुंदेली प्रायः ओकारांत होती है, हमने बता दिया कि ओकारांत बहुला है, ठीक है। चलिए उसके बाद हरियाणवी की बात कर लें। अब देखिए हरियाणवी नाम क्यों पड़ा, आप खुद समझ जाएंगे कि भैया इसका प्रचलन हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हरियाणवी इसका नाम पड़ गया। ये आकार बहुला, उन्हें बताया था हरियाणवी और खड़ी बोली ये क्या है, आकार बहुला। और इसका भी विकास किससे होगा, सौरसेनी अपभ्रंश से, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इसका अन्य नाम क्या है, हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बांगरू, ये आपका पूछा गया यूपीएसआई 2021 में कि बांगरू किसका उपनाम है, तो दोस्तों हरियाणवी का, ठीक है। इसके अलावा इसको बांगर भी कहते हैं और जादू भी कहते हैं, देशवाड़ी भी कहते हैं, देसाणी भी कहते हैं, हरियाणी, हरियाणवी, यानी कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे बांगरू या देशवाड़ी नाम दिया, ठीक है। और देखिए इसे जादू भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जाटों के बाहुल्य कारण इसे इस बोली को जादू भी कहते हैं, ठीक है। और आपको बताते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को एक स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का ही एक उपरूप मानते। देखिए ये धीरेन्द्र वर्मा जी सबको एक ही मानने की कोशिश कर रहे हैं जब से मैं इनको देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इनकी उपबोली क्या है, तो जादू, है ना, जाटू या फिर अहिरवाटी दोस्तों इनकी क्या है, उपबोली है। आपको बता दें कि अहिरवाटी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अहिरवाटी क्या है, तो आपको बता दें हरियाणवी और मेवाती, मेवाती क्या है आपको बता दें ये आपके राजस्थानी बोली है।
तो दोनों के बीच की बोली को हम अहीर वाटी कहते हैं। जहां पे दोनों चीजों का मिश्रण होता है उसको हम अहीर वाटी कह देते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य तथा शंकर राव का भीम विलास काव्य की रचना अहीर वाटी की बोली में ही की गई, अहीर वाटी उपबोली में ही की गई दोस्तों, याद रखेंगे। और इसका क्षेत्र देखिए, हरियाणवी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो करनाल हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत, हिसार, जींद, बहादुरगढ़, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है। और ये लोग दोस्तों ना के स्थान पे विशेषताओं की बात करें तो ना के स्थान पे अड़ा का प्रयोग करेंगे, जैसे पानी, पानी, उठड़ा, बैठड़ा, है ना, अपना, जाना। और हरियाणवी में दोस्तों ध्वनि लोप पाया था, जैसे कि ये देखिए अंगूठा में आ हटा देते, गुट्ठा बोलते, 71 को 71 बोलते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं ना, ये चीज़ें। और इनकी जो भाषाएं होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अठय, अडय, हडय, है ना, इत, इरय, उरय, किब, ऐसे शब्दों का प्रयोग ये करते हैं। एक रांगड़ी भाषा दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। रांगड़ी क्या है, यह भी हरियाणा में बोली जाने वाली एक बोली है, तो रांगड़ी भी याद रखेंगे। अहीर वाटी भी याद रखेंगे। अहीर वाटी क्या है, तो हरियाणवी और आपके राजस्थानी भाषाओं की मिक्सचर है। मगर रांगड़ी क्या है, तो यह भी हरियाणा में बोली जाने वाली एक बोली है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों पांचवा जो है खड़ी बोली, याद रखें खड़ी बोली इसके बारे में। तो खड़ी बोली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए खड़ी बोली को खड़ी बोली क्यों कहते हैं, देखिए खड़ी बोली क्यों कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारे मत हैं। जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं, इसके वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता होती है। खड़ी पाई क्या होता है, देखिए जब हम कोई वर्ण लिखते हैं तो एक ऐसे डंडा खींचते, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। एक ऊपर खींचते हैं, जैसे में का लिखना है तो एक ऊपर खींचे, एक नीचे खींचे। अब देखिए ऊपर जो खींचते हैं इसको हम सिरो रेखा कहते हैं, और जो नीचे वाली खींचते हैं इसी को हम खड़ी पाई कहते हैं। तब जा करके दोस्तों का बनता है, ठीक है। तो यानी खड़ी पाई मतलब ये वाली डंडा का प्रयोग ज्यादा होता है, इसीलिए इसको खड़ी बोली कहा है। किसने कहा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। यहां तक कि दोस्तों उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा, ये खरी अर्थात कर्कश है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। कर्कश मतलब दोस्तों कानों में चुभने वाली। आप कभी खड़ी बोली देखे होंगे, वो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें डांट रहा है ना, खड़ी बोली, है ना, पानी ला दे, है ना, ऐसे कुछ करके होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे कानों में चुभ रही, हमें कोई मतलब कि गलत तरीके से बोल रहा, हालांकि बोली ही वैसी है, ठीक है। तो इसीलिए इनको खड़ी बोली कहते हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला कि यह खरी अर्थात शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, खरी है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा है, ठीक। आपसे पूछा सकता और यही सर्वमान्य तथ्य है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये एकदम शुद्ध है, शुद्ध मतलब खरी मतलब शुद्ध है, इसीलिए इसको खड़ी बोली कहा है। इसके अन्य नाम क्या है, तो कौरवी। ये देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई में कि कौरवी किसका उपनाम है। सारे हिंदी कहते, गंवारू कहते, क्योंकि दोस्तों ये गंवार जैसी लगती है, मतलब एकदम खड़ी बोली गंवार जैसी लगती है ना। कर्कशता, वर्नाक्यूलर हिंदी, है ना, हिंदुस्तानी नागरी, और जनपदीय हिंदुस्तानी या फिर खरी, इन नामों जानते हैं। देखिए गंवारू किसने नाम दिया इसका, तो गंवारू दिया गिलक्राइस्ट ने, ठीक है। खड़ी किसने कहा, लल्लू लाल ने। खड़ी बोली किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था, बहुत फेमस है, कहीं ना कहीं आपको ये मिल ही जाएगा किसी एग्जाम में, तैयार रखेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना क्या है, उसने कहा था, ठीक है। कर्कशता किसने कहा, तो कामता प्रसाद गुरु और धीरेन्द्र वर्मा ने इसको कर्कश कहा। जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा, तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। और वहीं कुरु जनपद के आधार पर खड़ी बोली को राहुल सांस्कृत्यायन ने कौरवी बोली भी कहा, ठीक है। क्या बोला, कौरवी बोली। यह आकार बहुला बोली है और इस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है कि खड़ी बोली का विकास कहां से हुआ, तो सौर सैनी अपभ्रंश से। और आपको बता दें आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता है कि राजभाषा का दर्जा कहां मिला है, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। संस्कृत से युक्त दोस्तों हल्के फुल्के शब्द संस्कृत के हैं, और खड़ी बोली जो है इसको दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता है राजभाषा में पढ़ा चुके, भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 तक। और आपको बताएं तो खड़ी बोली का ही परिनिष्ठित रूप हिंदी है, और जो कि पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार और सूचना संचार में प्रयुक्त होती है। आपसे ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि खड़ी बोली मानक हिंदी कौन सी है, मानक हिंदी भाषा कौन सी है, आपको बताना था खड़ी बोली। तो खड़ी बोली क्या है, मानक हिंदी। मानक मतलब क्या होता है, जो सभी मानकों पे खरी उतरे, ठीक है। चलिए, और वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई में कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। और आपको बता दें कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक जी हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रथम कवि बात की और यहाँ पे प्रथम महाकवि, कंफ्यूज मत होइए,
कि कहीं आप कहें कि सर आपने तो कवि बताया, यहाँ पे महाकवि कर दिया, है ना। तो ये महाकवि पूछेगा तो अयोध्या सिंह हरिऔध हो जाएंगे। और देखिए जब ये महाकवि, इन्होंने महाकाव्य लिखा हुआ तभी तो इनको महाकवि कहा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यूपीएसआई में पूछा गया ना। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्री प्रवास। ये 1914 में लिखा। किसने लिखा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इसीलिए इनको, जब इन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा, इसलिए इनको खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। अगला, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो याद रखेगा आपके कौन है? अमीर खुसरो। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और खड़ी बोली के जनक भी मानते हैं ना, क्योंकि अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली का जनक कहते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। और अब पूछ ले कि उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गंग कवि ने किया। किस रचना में? तो चंद छंद वर्णन की महिमा में। ठीक है। और वही बात कर ले, दक्षिणी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुल्ला बजही ने सबरंग नामक रचना में। और खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं। वही बात ले कि वही बता दें आपको कि परिमार्जित या फिर शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी? तो भाषा योग वशिष्ठ दोस्तों किसने लिखा? राम प्रसाद निरंजनी जी ने 1741 में। वही बात कर लें कि संभवतः खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लल्लू लाल द्वारा। कब? किसमें? प्रेम सागर रचना में। और ये आपके यूपीएसआई में पूछा भी गया। ठीक है। और खड़ी बोली अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र इसका क्या है दोस्तों? मेरठ है। क्या है? मेरठ। और इसकी उपबोलियां पातालताड़ी और बिजनौरी हैं। क्या है? पातालताड़ी और बिजनौरी। क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, अमरोहा, बिजनौर। ठीक है। और यहाँ पे उत्तराखंड में दोस्तों बोली जाती है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में। और हरियाणा में भी दोस्तों फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पलवल में। अब आपको बता दें कि साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। एक चीज याद रखेगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कौन सा? प्री प्रवास है। ये आपको याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, उसके अलावा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना ख्वाजा बंदे नवाज गेसुराज द्वारा रचित कौन सी है? मिराजुल आस्कीन है। ठीक है। और कुछ रचनाएं देख लेते हैं खड़ी बोली की। जैसे सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, यूपीएसआई में पूछा गया। इंसा अल्लाह खां की दोस्तों ये कहानी है रानी केत की कहानी। ये भी आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। आपसे पूछ लेगा कि रानी केत की कहानी किसकी रचना है? तो आप बताइएगा इंसा अल्लाह खां की। ठीक है। किस भाषा में? खड़ी बोली में। लल्लू लाल की दोस्तों प्रेम सागर है। ये भी आपको यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है। उसका सदल मिश्र की नासिक केतोपाख्यान है। और गंग कवि की दोस्तों चंद छंद वर्णन की महिमा है। अब इसके संपादक की बात कर ले दोस्तों, तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी दोस्तों आपके खड़ी बोली में ही प्रकाशित किया। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। अब देखिए खड़ी बोली की अगर बात कर लें तो खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वर्तमान में खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित हैं। पहली हिंदुस्तानी, आपको बता दें कि यह शैली जिसमें संस्कृत और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है। और आपको बता दें कि इसे सबसे पहले महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी कहा। ठीक है। हिंदुस्तानी किसने कहा सबसे पहले? महात्मा गांधी। देखिए जिसमें क्या होता है खड़ी बोली के साथ साथ उसमें कुछ शब्द हिंदी के कुछ संस्कृत के मिल जाते हैं, उसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। दूसरा है साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा। देखिए यह वह शैली है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्दों की प्रधानता रहती है। इसको शुद्ध खड़ी बोली भी कहते हैं। इसे हम साहित्यिक हिंदी आर्य भाषा कहते हैं जिसमें संस्कृत शब्दों की प्रधानता ज्यादा रहती है ना, तत्सम। और तीसरी है उर्दू। इस शैली में फारसी शब्दों की प्रधानता रहती है। इसे जवाने उर्दू मुअल्ला भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो आपको बता दें हिंदी में ए और औ ध्वनियों के स्थान पे ए और ओ का प्रयोग करते हैं ना, जो ए औ की जगह ए ओ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए जैसे और की जगह और बोलेंगे, है ना। दौड़ की जगह दौड़ बोलेंगे। और ना के स्थान पे आड़ा का प्रयोग होता है, जैसे पानी, उठना, बैठना, है ना, अपना, ये चीज़ आपको पता ही है। और दोस्तों जो ये उच्छित व्यंजन है या द्विगुण व्यंजन है, अड़ा और अढ़ा की जगह दोस्तों डा या ढा का प्रयोग, जैसे बढ़ा के देखिए बढ़ा की जगह बड़ा, है ना, चढ़ा की जगह चढ़ा, आजमगढ़ की जगह आजमगढ़। तो द्वितीय व्यंजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे बोटी, रोटी, बापू, जाटता, छोटू, है ना। देखिए द्वितीय व्यंजन का होता है जब वही चीज़ का रिपीट होता है, एक स्वर रहित एक स्वर सहित व्यंजन होता है। ठीक है। चलिए, एक काशिका बोली है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। देखिए भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि काशिका बोली कहाँ बोली जाती है। आपको बता दें कि यह बोली कहाँ बोली जाती है, ये वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे आजमगढ़, इलाहाबाद में बोली जाती है। और काशी के कारण दोस्तों इसका नाम काशिका पड़ गया।
काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिम हिस्से में से लेकर के अवधी भाषा क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, बुंदेली या कन्नौजी? तो आपको पता होगा कि कन्नौजी दोस्तों ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं, क्योंकि कन्नौज के ना। आप कहेंगे बुंदेली, हाँ बुंदेली बोले जाती है, मगर मुख्यतः दोस्तों ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये आपके यूपी SSSC वीडियो में भी पूछा गया क्वेश्चन था पिछली बार का। चलिए तो मैं आपसे कहूँगा बस यही कि आप अगर चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो 249 रुपये में आपको सफलता बैच मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, और 399 रुपये में आपको ड्रीम बैच मिल जाएगा यूपी पुलिस आदि एग्जाम के लिए। तो जाइए एक बार प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ हमारा जो ऐप है ज्ञान आर्यबल, इसे दोस्तों डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें आपको फ्री PDF भी मिल जाएंगी क्लास की, तो आप जा करके देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों इस नंबर पे आप फ़ोन करके या फिर मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। अभी ये मात्र 399 रुपये में आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।